चलिए देखिए, हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5। चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? शांत रहो। अर्थव्यवस्था और आजीविका। चलिए इसमें देखेंगे हम लोग कि किस तरह से मजदूरों का ये शोषण हुआ, क्या हुआ। फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं दो कारणों को बतावें कि फैक्ट्री प्रणाली का विकास क्यों हुआ। फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं दो कारण। मशीनों और नए नए यंत्रों के आविष्कार ने फैक्ट्री प्रणाली को विकसित किया, जिसके फलस्वरूप उद्योग और व्यापार के नए नए केंद्रों का जन्म हुआ। फैक्ट्री प्रणाली के विकास के दो कारण निम्नलिखित हैं। क्या? नए नए यंत्रों का आविष्कार और गांवों में गृह उद्योग की समाप्ति। ये दो कारण था फैक्ट्री बनने का, कि गांवों में गृह उद्योग, कुटीर उद्योग जो है खत्म हो गए और नए नए यंत्रों का क्या हुआ? आविष्कार हुआ। तो ये सब जो कारण था वो बना। अगला क्वेश्चन है कि बुजुर्गा वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई। औद्योगिकरण के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार के सहयोग से उद्योग में पूंजी लगाने वाले उद्योगपति पूंजीपति बन गए। अतः समाज में 3 वर्गों का उदय हुआ: पूंजीपति वर्ग, बुजुर्गा वर्ग जिसको मध्यम वर्ग कहा जाता है, और मजदूर वर्ग। आगे चलकर के इसी बुजुर्गा वर्ग ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजी शोषण नीति के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाई। जैसे जो पूंजी लगाया ना अंग्रेजों के साथ, वो सब तो पूंजीपति बन गया, और जो नहीं लगाया बिल्कुल उनके पास कुछ था ही नहीं, हो जाएगा मजदूरी कर रहा था। लेकिन जो न पूंजी लगाया और न बहुत ज्यादा दिक्कत में था, वो बीच में रह गया, तो वो बन गया बुजुर्गा वर्ग, मध्यम वर्ग। अभी लोगों के पास काम धंधा नहीं था, तो ये लोग अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र करने लगा। चलो मारपीट करते हैं, झगड़ा करके अंग्रेजों के भगाते हैं। ऐसा लोग होते हैं कुछ कुछ, कि आपको मिलेंगे बहुत सारे ऐसे प्राणी जो कुछ नहीं करेंगे लेकिन बहुत कुछ में रोना डालते रहेंगे। 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन से थे? 18वीं शताब्दी में भारत में वे सारी वस्तुएं बनती थी जो मनुष्यों द्वारा उपयोग किया जाता था। अतः मलमल, छींट, सिल्क, सूती और ऊनी कपड़े, हस्तकला, शिल्पकला ही 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग थे। यही सब जो था मुख्य उद्योग था। क्या क्या था? मलमल, छींट, सिल्क, सूती, ऊनी कपड़ा, हस्तकला, शिल्पकला, ये सब जो बनता था, वो जो मशीन नहीं बनाता था, यही सब ना था। तो ये सब मनुष्यों द्वारा उपयोग किया जाता था, मनुष्यों के द्वारा हाथ से इस बनाई जाने वाली वस्तुएं थीं। अगला सवाल आता है कि निरौद्योगीकरण से आपका क्या तात्पर्य है? निरौद्योगीकरण का मतलब होता है, एक तरफ जहां मशीनों के आविष्कार ने उद्योग एवं उत्पादन में वृद्धि कर दी, औद्योगिकरण प्रक्रिया की शुरुआत की, वहीं भारत में कुटीर उद्योग बंद होने के कगार पर पहुंच गया। भारतीय इतिहासकारों ने इस उद्योग के लिए इसे निरौद्योगीकरण कहा है। जहां एक तरफ सब कुछ बर्बाद हो गया, कुटीर उद्योग समाप्त हो गए, मजदूर जो कारीगर थे वो मजदूर बन गए, और भारतीय इतिहासकारों ने इस उद्योग को क्या कहा है? निरौद्योगीकरण, कि सब कुछ बंद हो गया, मशीनों से सब कुछ होने लगा। तो एक तरफ बढ़ा, टेक्नोलॉजी तो बढ़ा, लेकिन इसके कारण बहुत सारा घाटा भी लगा। तो इसी चीज को क्या कहा गया? निरौद्योगीकरण। अब बैलगाड़ी पहले चलता था, सुने थे कभी भारी एक्सीडेंट हुआ है बैलगाड़ी से, उससे का भारी एक्सीडेंट होगा। लेकिन बुलेट ट्रेन आ गया, ट्रेन में पलट जाता है चलते चलते। बाइक आ गया, बाइक में पहले आता था राजदूत, किसी किसी के पास होता था, राजदूत नामे था उसका, किसी के पास होता था। अब तो ये अपाची आ गया, और स्पीड में चलाओ। ये ले लीजिए, कौन गाड़ी खड़ा है? भरिया को, भरिया कोची कौन गाड़ी है वो? पल्सर है वो, केन कोची, हम तो नमो ना पढ़ने आता है। वो गाड़ी ले लो, और स्पीड बढ़ाओ, और स्पीड बढ़ाओ, जल्दी पहुंचने का उपाय लगाओ। तो स्पीड बढ़ा, लेकिन दुर्घटना भी तो बढ़ा।
बहुत सारा दिक्कत हुआ। तो इसी चीज को क्या कहा गया, निरौद्योगीकरण। एक बात जान लो, घाटा और नाफा दोनों साथ साथ चलता है, समझ में आया? घाटा और नाफा दोनों साथ साथ चलता है, केवल फायदा ही फायदा हो यह पॉसिबल नहीं है। औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई, इसके क्या उद्देश्य थे? औद्योगिक आयोग की नियुक्ति 1916 में हुई। कब हुआ? 1900। इस आयोग का उद्देश्य था कि वह भारतीय उद्योग और व्यापार, भारतीय वित्त से संबंधित प्रयत्नों के लिए उन क्षेत्रों का पता लगाया जाए जिसे सरकार सहायता दे सके। बस ये इसमें पता लगाया जा रहा था कि सरकार कौन कौन से उद्योगों में सहायता दे सकता है, इसे ही कहा गया औद्योगिक आयोग। इसकी नियुक्ति कब हुई थी? 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? औद्योगिकरण उस क्रांति को कहते हैं जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम के द्वारा न होकर मशीनों के द्वारा होता है। औद्योगिकरण में उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन होने के कारण उसकी बिक्री के लिए बाजार की आवश्यकता पड़ती है। उत्पादित माल आसानी से बाजारों तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए अच्छी सड़कों तथा रेलों की व्यवस्था आवश्यक है। नए मशीनों के आविष्कार एवं तकनीकी विकास पर ही औद्योगिकरण निर्भर करती है। आज किसी भी देश के आधुनिकीकरण का प्रेरक तो उसका औद्योगिकरण ही होता है। औद्योगिकरण उस क्रांति को कहा जाता है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव द्वारा ना होकर के किसके द्वारा हो जाए? मशीनों के द्वारा। औद्योगिकरण में बड़े उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, एक बहुत ज्यादा उत्पादन होने लगता है। अब बड़े पैमाने पे उत्पादन होगा तो उसकी बिक्री के लिए किसकी आवश्यकता होगी? बाजार की। बेचना भी तो है, खाली उत्पादन तो करना नहीं है। उत्पादित माल आसानी से बाजारों तक पहुंचा जाए उसके लिए सड़क बनाना पड़ेगा, रेलों की व्यवस्था करना पड़ेगा। ये सब फायदा के लिए, फायदा को क्या कहा गया? टोटल के लिए क्या कहा गया? औद्योगिकरण। अगला प्रश्न है, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया? औद्योगिकरण के कारण घरेलू उद्योगों के मालिक तो मजदूर बन गए, इनकी आजीविका उद्योगपतियों के द्वारा दिए गए वेतन पर निर्भर थी। औरतों एवं बच्चों से 16 से 18 घंटे तक काम लिया जाता था। औद्योगिकरण से हस्त निर्मित उद्योगों ने को बेजान कर दिया गया। औद्योगिकरण के विकास से मजदूरों की आजीविका का बुरा प्रभाव पड़ा। कारखानों में मशीनों एवं यंत्रों से उत्पादन शुरू हो गया, जिससे मजदूरों की छटनी होने लगी। मजदूरों को शहरों में काम ढूंढने के लिए जाना पड़ा, लेकिन वहां भी अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस तरह औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को बहुत अधिक प्रभावित किया। औद्योगिकरण के कारण हुआ क्या? जो छोटे मोटे मालिक थे घर के, जो कुटीर उद्योग चलाते थे, वो मालिक मजदूर बन गए। उद्योगपति के द्वारा जो पैसा मिलता था उस पर वे जिंदा रहते थे, जीवित रहते थे। औरतों बच्चों से 16 घंटा 18 घंटा काम लिया जाता था। औद्योगिकरण ने हस्त निर्मित उद्योगों को क्या कर दिया? वहां पे बेजान कर दिया। जो घरेलू सामान बनता था उसको चलता ही नहीं था उस सब। औद्योगिकरण के विकास ने मजदूरों की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ा। कारखानों में मशीनों यंत्रों से उत्पादन शुरू हो गया, जिसके कारण मजदूरों की छटनी होने लगी। मजदूरों को शहरों में काम ढूंढने के लिए जाना पड़ा, लेकिन वहां अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस तरह औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को क्या किया? बहुत बुरा तरह से प्रभावित किया। स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? ये बीएम क्वेश्चन है। अथवा गंदी बस्ती से आप क्या समझते हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई? गंदी बस्ती, स्लम उसी को कहा जाता है। छोटे गंदे अस्वास्थ्यकर स्थानों में आवासीय स्थल को स्लम कहते हैं। औद्योगिकरण के दौरान शहरों में रहने वाले श्रमिकों के लिए स्लम क्षेत्रों की स्थापना हुई। जो बताइए किए हैं कि मजदूर जो आता है और जो रहता है एक गंदे से जगह में जहां कोई व्यवस्था नहीं हो, उसी को क्या कहा गया? स्लम कहा गया। औद्योगिकरण के फलस्वरूप कारखानेदारी प्रथा के विकास के साथ स्लम पद्धति का भी विकास हुआ। रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में श्रमिक अपने गांव छोड़कर के कारखाने के निकट रहने के लिए बाध्य हो गए। वहां उन्हें रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। वहां उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में, रैन बसेरों में आदि रहना पड़ा। स्त्री हो या पुरुष सभी को खुले में शौच जाना पड़ा। इस प्रकार औद्योगिकरण एवं कारखानेदारी प्रथा ने स्लम पद्धति की शुरुआत की। वहां पे कुछ व्यवस्था ही नहीं था। स्त्री हो पुरुष हो सबको खुले में शौच जाना, न खींचने की व्यवस्था, न नहाने की व्यवस्था, सब कुछ खराब था।
तो इसी चीज को कहा गया स्लम। और ये स्लम पद्धति की शुरुआत किसके कारण हुई? औद्योगिकरण के कारण, कारखाने दारी के कारण, फैक्ट्री के कारण। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 ईस्वी में पारित हुआ। इसका उद्देश्य था कि कुछ उद्योगों में मजदूरी की दरों को निश्चित करना। न्यूनतम मजदूरी के संबंध में कहा गया कि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी ऐसा होनी चाहिए जिससे मजदूर केवल अपना गुजर बसर न कर सके बल्कि इसके अलावा वो अपना कुछ बचत भी कर सके। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। दूसरे पंचवर्षीय योजना में यह कहा गया कि मजदूरियों की न्यूनतम मजदूरी उसके गुजर बसर से अधिक होना चाहिए ताकि वो अपनी कुशलता को भी बनाए भी रख सके। और तीसरे पंचवर्षीय योजना में मजदूरी बोर्ड की स्थापना कर दिया गया और बोनस देने का बोनस आयोग की भी नियुक्ति हुई। पहला में इसे प्रस्ताव में लाया गया, दूसरा में इसे बताया गया कि इतना मजदूरी होना चाहिए जिससे वो केवल गुजर बसर न कर से कुछ बचा भी सके, और तीसरा में तो बोर्ड स्थापित कर दिया गया। बोनस वगैरह देने का भी आयोग बनाया गया कि बोनस वगैरह भी इन लोगों को टाइम टाइम पर देते रहना है। अगला, लौह एवं कोयला उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान की। कैसे? तो ये कोई भी मशीन आप देखेंगे तो लोहा का बना होगा, कोई भी मशीन बना होगा तो लोहा का। उद्योगों की प्रगति कोयले एवं लोहे के उद्योग पर बहुत अधिक निर्भर करती है। लोहे से नए नए यंत्रों का निर्माण होता है और कोयले से ऊर्जा पैदा की जाती है जिससे यंत्र चलाए जाते हैं। जितनी भी मशीनें बनी या जिनके बनाने की कल्पना की गई वे सब लोहे से बन सकती थी और कोयला ही उसे वास्तविक रूप दे सकता था। अतः नए उद्योगों के निर्माण प्रक्रिया में कोयला एवं लौह उद्योगों ने औद्योगिकरण को गति प्रदान की। क्योंकि लोहा को अगर तपाना है तो आग में डालना होगा, आग में डालने के लिए आग जलाना होगा और आग जलाने के लिए कोयला चाहिए, चाहे कुछ ईंधन चाहिए। ईंधन में किरासन तो डाल नहीं सकते हैं उतना ज्यादा, किरासन में कितना डालेंगे? तो कोयला बहुत ज्यादा उसको तपाता था और लोहे को जो शेप प्रदान करने वाला था वो कोयला था, और जो मशीन वगैरह बनता था वो किससे बनता था? वो लोहा से बनता था। किससे बनता था? वो लोहा से बनता था। उसको खड़ा करा दो, खड़ा हो जाओ जी। हाँ, तुम ही को कह रहे हैं, खड़े रहो। अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। औद्योगिकरण के परिणाम के फलस्वरूप होने वाले, उधर बिठा दो उसको, उधर बिठा दो किनारा होने। वो होता औद्योगिकरण के परिणाम के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश डालें। तो औद्योगिकरण के परिणाम के क्या हुआ परिणाम? नगरों का विकास। 1850 ईस्वी से 1950 ईस्वी के बीच भारत में वस्त्र उद्योग, लौह उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग जैसे कई उद्योगों का विकास हुआ, जिसमें जमशेदपुर, सिंदरी, धनबाद, डालमिया नगर इत्यादि नए नगरों का विकास हुआ। ये डालमिया नगर यही। कुटीर उद्योग का पतन। जैसे जैसे मशीनों और यंत्रों का विकास हुआ वैसे वैसे शिल्प उद्योग, बुनकर उद्योग, कुटीर उद्योग का क्या हो गया? वहां पे पतन हो गया। अब एगो बढ़ेगा तो एगो तो घटेगा ही घटेगा। तो ये दो कारण हुआ। तीसरा देखते हैं, साम्राज्यवाद का विकास। औद्योगिकरण के फलस्वरूप परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ, जिसकी खपत के लिए यूरोप में उपनिवेशों की होड़ शुरू हो गई और आगे चलकर इसी उपनिवेशवाद ने साम्राज्यवाद का रूप ले लिया। समाज में वर्ग विभाजन और बुजुर्गा वर्ग का उदय। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश के सहयोग से भारत में उद्योग लगाने वाले पूंजीपति उद्योगपति पूंजीपति बन गए और समाज में 3 वर्गों का उदय हुआ: पूंजीपति वर्ग, बुजुर्गा वर्ग एवं मजदूर वर्ग। फैक्ट्री मजदूर वर्ग का जन्म। बड़े बड़े उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों द्वारा उद्योगपतियों द्वारा शोषण होने लगा और उनका जीवन स्तर काफी निम्न होता गया। परिणाम स्वरूप मजदूर वर्ग का जन्म हुआ, जिसे फैक्ट्री मजदूर कहा गया। स्लम पद्धति की शुरुआत। छोटे छोटे घरों जहां किसी तरह की सुविधा नहीं थी वहां मजदूरों वर्ग लोगों को रहने के लिए बाध्य थे। ऐसे ही घरों को क्या कहा गया?
स्लम कहा गया, स्लम पत्ती में रहना शुरू हो गया। इसके बाद आता है प्रश्न कि उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? उपनिवेशवाद का जन्म औद्योगिकरण ने कैसे दिया? मशीनों के आविष्कार तथा फैक्ट्री की स्थापना से उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। उत्पादित वस्तुओं की खपत के लिए नए बाजार की आवश्यकता थी। इससे उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला। उपनिवेशवाद में तकनीकी रूप से कमजोर देश पर आर्थिक नियंत्रण स्थापित किया जाता था। इस क्रम में भारत ब्रिटेन के एक विशाल उपनिवेश के रूप में उभरा। संसाधन की प्रचुरता ने उन्हें भारत की तरफ व्यापार करने के लिए आकर्षित किया। भारत ब्रिटेन के लिए एक बृहत बाजार के रूप में उभरा। जब औद्योगिकरण हुआ, मशीनों का आविष्कार हुआ, फैक्ट्री बन गया, तो बहुत ज्यादा उत्पादन हुआ और उत्पादित वस्तुओं को खपाने के लिए, खत्म करने के लिए एक बाजार की आवश्यकता थी। उसी बाजार को जहां पर स्थापना किया गया उसी को कहा गया उपनिवेशवाद। जैसे ब्रिटेन का उपनिवेश मेन कौन था? भारत था। यहाँ पे भारत ब्रिटेन के एक विशाल उपनिवेश के रूप में उभरा। संसाधन की प्रचुरता ने उन्हें भारत की तरफ व्यापार करने के लिए क्या किया? आकर्षित किया। भारत ब्रिटेन के लिए एक बृहत बाजार के रूप में उभरा। 18वीं शताब्दी तक उद्योग, भारतीय उद्योग में अधिक विकसित था। भारत विश्व की सबसे बड़ी कार्यशाला था जो बहुत ही सुंदर और उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन करता था। 1850 के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने उद्योगों को विकसित करने के लिए अनेक कदम उठाए। इस वजह से इस अवधि में एक के बाद एक देशी उद्योग क्या हो गए? खत्म हो गए। वो अपना के लिए सब बर्बाद कर दिए। यहाँ पे ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई मुक्त व्यापार नीति की वजह से भारत में निर्मित वस्तुओं पर ब्रिटेन में बिक्री के लिए भारी कर लगा दिया गया। भारत से कच्चा माल निर्यात किया जाने लगा। भारत के कुटीर उद्योग समाप्त होने लगे। एक तरफ जहां मशीनों का आविष्कार ने उद्योगों एवं उत्पादन में वृद्धि कर औद्योगिकरण की प्रक्रिया को शुरुआत की, वहीं भारत में निरौद्योगिकरण की प्रक्रिया का आरंभ हुई। औद्योगिकरण की इस प्रक्रिया ने उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया। ब्रिटिश वाले ने क्या किया ना कि सब एक साथ में वो क्या किया कि वो सारा यहाँ का कुटीर उद्योग को नष्ट करने का उपाय करने लगा। जो कुछ भी भारत में बनता था उस पर कहीं दूसरे देश में बेचने के लिए खूब टैक्स लगा दिया गया। इतना टैक्स दोगे तभी तुम्हारा सामान यहाँ पर बिकेगा। और इस तरह से एक तरह से यहाँ पे औद्योगिकरण को खत्म करके, ये कुटीर उद्योग को खत्म करके उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया गया। यही कहलाया उपनिवेशवाद। अगला प्रश्न आता है, कुटीर उद्योग के महत्व एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालें। कुटीर उद्योग के महत्व एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालें कि कुटीर उद्योग का महत्व और उपयोगिता क्या है। कम पूंजी में घरेलू स्तर पर स्थापित उद्योग को क्या कहा जाता है? कुटीर उद्योग। किसी भी राष्ट्र के विकास में इसका काफी महत्वपूर्ण भूमिका होता है, क्योंकि देश की अधिकांश आबादी की भागीदारी इसी में होती है। इसमें किसी विशेष तकनीकी की जानकारी की आवश्यकता नहीं होती। इसमें श्रम, पूंजी और समय तीनों कम लगते हैं तथा घर बैठे लोग अपना अपना काम कर लेते हैं। इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसमें घरेलू महिलाओं का भी योगदान काफी सराहनीय होता है। कुटीर उद्योग के कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित है, जैसे सूत कताई, बुनाई, सूतों को रंगना, अचार बनाना, पापड़ बनाना, सिलाई कढ़ाई करना, ये सब किसका काम है? कुटीर उद्योग का। छोटा छोटा उद्योग इसी में है। इसमें कोई बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी नहीं लगता है, बहुत बड़ा कंप्यूटर नहीं चलाना है इस उद्योग के लिए। भारत में औद्योगिकरण के पूर्व कुटीर उद्योग काफी विकसित था, परंतु औद्योगिकरण के बाद उन्हें कच्चे माल के लाले पड़ने लगे, तो छोड़ता ही नहीं था यहाँ पे जूट वगैरह जो भी। धीरे धीरे कुटीर उद्योग समाप्त होने के कगार पर पहुंच गए। इसकी उपयोगिता देखो क्या है। यह मध्यम एवं निम्न वर्ग के अधिकांश लोगों के रोजगार का अवसर प्रदान करता है। इसमें रोजगार के तलाश में जाने वाले लोगों को पलायन रोकने से सहायता मिलता है। इसमें क्या होता है कि दूसरा लोग जगह नहीं जाते हैं, अपने घर में काम करते रहते हैं। यह सामाजिक आर्थिक प्रगति एवं संतुलित क्षेत्रवार विकास के लिए शक्तिशाली औजार का काम करता है। यह कौशल में वृद्धि, उद्यमिता में वृद्धि, उपयुक्त तकनीकी का बेहतर प्रयोग सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न है कि औद्योगिकरण के कारणों का उल्लेख करें कि औद्योगिकरण का कारण क्या था। हम ये सब कारण बताए हैं। सबसे पहला कारण है आवश्यकता आविष्कार की जननी। नई नई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तत्कालिक समय में उद्योगों का विकास आरंभ हुआ। नए नए मशीनों का आविष्कार
18वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में ब्रिटेन में नए नए यंत्रों का आविष्कार, मशीनों के आविष्कार ने उद्योग जगत में ऐसी क्रांति का सूत्रपात किया जिससे औद्योगिकरण एवं उपनिवेशवाद दोनों का मार्ग प्रशस्त हुआ। कोयले एवं लोहे की प्रचुरता, कोयले एवं लोहे की प्रचुरता पर ही किसी भी उद्योग की प्रगति निर्भर करती है। ब्रिटेन में लोहे एवं कोयले की खानें थी जिससे औद्योगिकरण को बहुत बढ़ावा मिला। इसके बाद फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत, मशीनों एवं नए नए यंत्रों के आविष्कार ने फैक्ट्री प्रणाली को विकसित किया। फलस्वरूप उद्योग तथा व्यापार के नए नए केंद्रों का जन्म हुआ। सस्ते श्रम की उपलब्धता, 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बाड़ाबंदी प्रथा की शुरुआत हुई जिसमें जमींदारों ने छोटे छोटे खेतों को खरीदकर बड़े बड़े फार्म स्थापित कर लिए। अपनी जमीनें बेच देने वाले किसान मजदूर बन गए या जीविका उपार्जन के लिए काम धंधों की खोज में निकटवर्ती शहरों में चले गए। इस तरह मशीनों द्वारा फैक्ट्री में काम करने के लिए असंख्य मजदूर भी कम मजदूरी पर काम करने के लिए क्या हो जाते थे, तैयार हो जाते थे। तो ये सब हुआ फैक्ट्री के कारण। इसके बाद में यातायात की सुविधा, फैक्ट्री में उत्पादित वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, कच्चा माल को फैक्ट्री तक लाने के लिए ब्रिटेन में यातायात की अच्छी सुविधा उपलब्ध थी। जहाज रानी उद्योग में यह सबसे विश्व अग्रणी देश था। सभी देशों के सामानों का आयात निर्यात मुख्यतः ब्रिटेन के व्यापारिक जहाजी बेड़े से ही होता था, जिसका आर्थिक लाभ औद्योगिकरण की गति को तीव्र करने में सहायक बना। और विशाल उपनिवेश की स्थिति, औद्योगिकरण की दिशा में ब्रिटेन द्वारा स्थापित विशाल उपनिवेशों ने योगदान दिया। इन उपनिवेशों से कच्चा माल प्राप्त करना तथा उत्पादित वस्तुओं को वहां के बाजारों में महंगे दामों में बेचना ब्रिटेन के लिए क्या था, वहां पे आसान था। अगला प्रश्न है कि औद्योगिकरण ने न सिर्फ आर्थिक ढांचे को ही प्रभावित किया बल्कि राजनीतिक नव परिवर्तन का भी मार्ग प्रशस्त किया है। पर नौ होगा, नौ परिवर्तन। औद्योगिकरण के ने आर्थिक ढांचे का परिवर्तन किया, न ही राजनीतिक परिवर्तन का भी मार्ग प्रशस्त किया, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कुलीनता का गौरव समाप्त हो गया। श्रमजीवियों को जमींदारों के शोषण से मुक्ति मिल गई। नए उद्योगों में उनकी स्थिति पहले से अच्छी हो गई, आय भी बढ़ गई, उनके जीवन स्तर में भी परिवर्तन हो गया। शहरों में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। इस तरह व्यक्ति का महत्व बढ़ गया और लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी क्या हो गई, बढ़ गई। मिल मालिकों मजदूरों के शोषण द्वारा पूंजी बढ़ा रहे थे। अंततः मजदूर अपनी संगठन तथा ट्रेड यूनियन बनाकर हड़ताल करके वे मालिकों को अपनी मांग को पूरी करने के लिए विवश करने लगे। इससे लोगों में नेतृत्व की क्षमता का विकास होने लगा। मतलब क्या हुआ कि जो जमींदार लोग शोषण करते थे जिनका, मजदूरों का, सबका, वो कम होने लगा धीरे धीरे, क्योंकि ये लोग बोलते थे कि ठीक है आप हमको काम नहीं दीजिएगा, हम चले जाएंगे। जैसे अभी भी है, यहाँ पे लोग मजदूरी करना नहीं चाहता, दिल्ली पटना दिल्ली भाग जाता है, बनारस भाग जाता है, सब भाग जाता है दूसरे जगह काम करने के लिए, वहां पे जाके काम करता है। वहां भी अगर दिक्कत होता है तो भाग जाता है वजह से। तो ये एक तरह से कम हो गया। औद्योगिक क्रांति के कारण समाज में पूंजीवाद का विकास हुआ। फलतः समाज में पूंजीपति वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ। पूंजीपतियों ने शासन और राजनीति को प्रभावित किया। यूरोपीय राष्ट्रों के द्वारा एशिया, अमेरिका महादेशों में उपनिवेश स्थापित किए गए। यूरोपीय देशों में ही नहीं बल्कि सारे विश्व में साम्राज्यवादियों के होड़ के कारण अशांति संघर्ष का वातावरण उत्पन्न हो गया। प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध इसी व्यवस्था का अभिशाप था, जिसने विश्व की राजनीति को क्या किया, काफी प्रभावित किया। समझ में आ गया? इस तरह से चैप्टर खत्म हो गया।